निश्चित अवधि के लिए पारिवारिक आय व्यय के पूर्व अनुमान को क्या कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कई बार करवा रखा है कि एक निश्चित अवधि के लिए, अवधि मतलब होता है समय या टाइम। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए कोई भी अगर पारिवारिक आय बनेगा या व्यय बनेगा उसका हम पूर्व अनुमान को क्या बोलेंगे, आय का विवरण, व्यय का विवरण या पारिवारिक बजट या घरेलू हिसाब किताब। तो पहले साथियों, एक निश्चित टाइमिंग के लिए हम कोई भी किसी भी परिवार के आय व्यय का अगर आंकड़ा निकालते हैं, पूर्व अनुमान करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पारिवारिक बजट। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों से संबल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, और ये 2010 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और 2023 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, बचत, बजट, ब्याज या बैंक। तो आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें पड़ती है बजट की। किसकी पड़ती है, हमें बजट की पड़ती है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन समझेंगे कि पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है। मुख्य मद का मतलब होता है टारगेट उद्देश्य। ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो पारिवारिक बजट में शामिल नहीं होता है, तो नहीं होता है मकान, भोजन, वस्त्र या दुकान। तो पहले साथियों देखो, जब भी हम कोई भी पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें मकान, भोजन, वस्त्र, शिक्षा सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जो दुकान होता है, फैशन होता है, उसमें जो खिलौना होता है वो पारिवारिक बजट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद कौन सा है। अब लोग इसमें ये पूछ दिया कि भाई पारिवारिक बजट का मुख्य मद मतलब होता है मोटो या उद्देश्य या टारगेट, भोजन, दुकान, मनोरंजन या फर्नीचर। तो पारिवारिक बजट बनाने का सबसे हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि हम सबसे पहले भोजन को कंट्रोल कर सके, हमें भोजन आसानी से मिल सके। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या उपहार देने के लिए। तो पहले बच्चों देखो, मासिक बजट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और आय व्यय पे कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम मासिक बजट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये जान सके कि हमारा इनकम कितना हो रहा है, हमारा खर्च कितना हो रहा है और हमारा बचत कितना हो पा रहा है। समझ गए, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक बजट बनाने का टारगेट क्या होता है। और ये क्वेश्चन देख सकते हो कई बार बोर्ड के पेपर में कई साल पूछा जा चुका है, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, कई बार मतलब 10 साल ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि भाई पारिवारिक बजट बनाने का मेन टारगेट क्या होता है। बचत करना, व्यय पर कंट्रोल करना, आय का ज्ञान करना, ये सभी। तो देखो, पारिवारिक बजट जब भी हम बनाते हैं तो हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमें बचत भी करना है, व्यय पे कंट्रोल भी करना है और हमें इनकम कितना हो रहा है उसका भी हमें नॉलेज करना होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व क्या होता है। आय में वृद्धि, व्यय पर कंट्रोल या नियंत्रण, ऋण की व्यवस्था या आय व्यय का पूर्व अनुमान। यही ऑप्शन सही होगा कि पारिवारिक बजट बनाने का हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हम आय व्यय का पूर्व अनुमान कर सकते हैं, पूर्व टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है या घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए साधन संपन्न होना या आय के अनुसार व्यय का बजट बनाना और उसका पालन करना और अधिक से अधिक कंजूसी करना। देखो, गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सबसे पहले अपने इनकम के हिसाब से बजट बनाएंगे और उसी बजट के हिसाब से उसका पालन करेंगे, यानी कि खर्च करेंगे और बचत करेंगे। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे कि पारिवारिक बजट महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, गृहिणी एवं पूरे परिवार के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए, समाज सुधारकों के लिए या इन सभी के लिए। तो हम पारिवारिक बजट बनाने से हमारा क्या हो जाता है, गृहिणी एवं पूरे परिवार को लाभ मिल सकता है, अर्थशास्त्रियों को मिल सकता है और साथ में समाज सुधारक के लिए भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने किया था भाई, मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने या माइकल एंजिलो ने। ठीक है, तो किसने किया था भाई, लोकप्रिय जो हमारा पारिवारिक बजट होता है इसने किया था, ये माइकल एंजिलो ने किया था। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इसको देख लेना। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि पारिवारिक बजट के द्वारा अनावश्यक व्यय को क्या हो जाता है, सहायता प्रदान की जाती है, प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है या स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो पारिवारिक बजट के द्वारा
अनावश्यक जो व्यय होता है, मतलब अनावश्यक व्यय का मतलब ये होता है अनर्गल जो खर्चा होता है वो क्या हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है, वो नियंत्रित कर दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं हो कि देखो हम पारिवारिक बजट बनाने का हमारा मेन मोटो यही है, अगर हम 5,000 रुपया कमा रहे हैं तो अपनी इनकम के हिसाब से हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे और उसी के हिसाब से अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ धन बचाएंगे, यानी कि बचत करेंगे। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक बजट के मार्ग में क्या मुख्य बाधाएं आती है? अज्ञानता तथा अशिक्षा, बजट के प्रति उदासीनता, समाज में प्रचलित कुप्रथाएं या ये सभी। तो देखो जब भी हम पारिवारिक बजट बनाते हैं इसमें हमारा क्या क्या बाधाएं आती है? अज्ञानता और अशिक्षा भी आ सकती है, बजट के प्रति उदासीनता भी आ सकती है, साथ में हमें समाज में प्रचलित जो भी कुप्रथाएं हैं यानी जो भी कुरीतियां हैं वो सभी आ सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्श बजट किसे माना जाता है, या सर्वोत्तम यानी कि आदर्श बजट यानी पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? घाटे के बजट को, संतुलित बजट को, या बचत के बजट को, या दैनिक बजट को। कई बार बता चुका हूँ कि भाई आदर्श यानी कि आइडियल बजट किसे बोलते हैं? तो जो भी हमारा सेविंग का जो बजट होता है यानी कि बचत का जो बजट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श बजट मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग के परिवार की आय अधिकांश प्रतिशत आय व्यय इस मद पर होता है, वस्त्र, भोजन, आवास या ईंधन। एंजिल के अनुसार ये बोला जा रहा है कि कम आय माने कम आय मतलब क्या, कि कम सोर्स ऑफ इनकम के जो वर्ग के परिवार के लोग हैं, अधिकांश माने व्यय के जो वर्ग हैं, ठीक है, कहने का सेंस यहाँ पे किस बात पे ज्यादा खर्चा करते हैं? वस्त्र पे, भोजन पे, आवास पे या ईंधन पे। तो भोजन पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? सबसे ज्यादा वो अपना भोजन पे करेंगे, बाकी खाना मिलने के बाद वो सब कुछ करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बजट बनाने से पहले आवश्यक होता है। देखो सबसे पहले हमने पारिवारिक बजट कवर सभी चैप्टर को कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, सारे क्वेश्चन को आराम से देख लेना। ठीक है, अब पारिवारिक बजट वाला यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होगा कि पारिवारिक देखो बजट बनाने का पहले आवश्यक क्या होता है? आय का पूर्वानुमान, आय का नियंत्रण, व्यय का नियंत्रण या ये सभी। तो देखो जब भी हम बजट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले किसका आवश्यक होता है? हमें आय का पूर्वानुमान होना चाहिए, आय पे कंट्रोल होना चाहिए, साथ में व्यय पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होता है? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट। तो आय व्यय के संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मासिक बजट उपयुक्त होता है, मासिक बजट, महीने का बजट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे कि घर की सफाई से आशय क्या है। देखो अब ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि घर की सफाई से हमारा आशय क्या होता है? घर में गंदगी न होना, घर में सामान को बाहर दिखाई न देना, घर का सुसज्जित होना या नित्य झाड़ू एवं पोछा लगाना। देखो तो घर की सफाई से मतलब हमारा यही होता है कि घर में हम क्या करेंगे? रोज प्रतिदिन क्या करेंगे? हम झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि घर की सफाई के लिए आवश्यक क्या होता है? कूड़ा करकट फैला देना, नियमित सफाई करना, कुछ न करना, ये सभी करना। तो घर की सफाई के लिए हमें क्या आवश्यक होता है? तो हमें क्या करते हैं? नियमित सफाई करना। ठीक है, हम ये क्या करते हैं भाई, अगर घर की सफाई अगर नियमित तरीके से कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? घर सफाई रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और मन में शांति मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आंगन की नली को प्रतिदिन धोना चाहिए, किसके माध्यम से? डीडीटी पाउडर से, चूने से, फिनाइल से या गर्म पानी से। तो आंगन के नली को हम क्या करते हैं? फिनाइल के माध्यम से धोते हैं, डेली टू डेली धोते हैं। समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कहा गया जी कि गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं। गंदगी में सबसे अधिक क्या पनपते हैं भाई? मच्छर, मक्खियाँ, काकरोच या रोगाणु। देखो गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं, वो पनपते हैं मच्छर। क्या पनपते हैं? मच्छर। अगर जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? मच्छर की मात्रा अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई को क्या बोलते हैं? अगर मान लो अगर कोई अचानक अगर धूल आ जा रही है, आंधी आ जा रही है, तो उस आंधी के आने की वजह से जो भी हमारे घर में या जो हमारे मतलब कि कहीं पे अगर धूल आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैनिक सफाई। अगर उस समय जो भी हम सफाई करेंगे उसको किस सफाई के नाम से जानेंगे? दैनिक सफाई, वार्षिक सफाई या आकस्मिक सफाई या अनावश्यक सफाई। तो अगर अचानक आंधी आ जा रही है और उस आंधी के आने की वजह से जो भी हमारे घर में धूल आदि के कण आ जाते हैं, अगर उस समय जो हम सफाई करते हैं उसको हम बोलेंगे आकस्मिक सफाई, यानी कि जो भी हमें क्या बोलेंगे? अचानक। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चांदी की वस्तुएं साफ की जाती है। अब देखो चांदी की वस्तुएं किस चीज से साफ की जाती है? सर्फ से, सिल्वर से या ब्रासों से या राख से। तो कभी कभी पहले साथियों चांदी की जो वस्तुएं होती है वो सर्फ के माध्यम से साफ की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को आराम से देख लो और कल बोर्ड के पेपर में सारे क्वेश्चन को छाप करके आ जाना और आ करके बताना कि सर मैंने 95% पाने का सपना
पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? चूना से, ब्रासों से, रेत से, साबुन से। तो पीतल के फूलदान, जो भी हमारे पीतल के बर्तन होते हैं, अगर उसकी सफाई हमें करना है तो उसको हम क्या करते देते हैं, तो हम उसे चूना के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? चूना के माध्यम से उसकी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को किस चीज से साफ करना चाहिए? सिरका से, भीम से, सोडा से, राख से। तो जो भी हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, जो हम अभी घर में घरेलू जो बर्तन होता है, खाना खाते हैं, उसकी सफाई किस माध्यम से करते हैं? हम करते हैं बीम पाउडर से। जो भी हमारा बीम होता है, ठीक है, बीम बार जो आता है ना, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को समझते हैं कि दर्पण को किस चीज से साफ किया जाता है? समुद्री फेन से, ब्रश से, ब्रासों से, रेत से। देखो दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा, आईना जो होता है, उसको हम किस माध्यम से साफ करेंगे? तो उसको हम कर देंगे ब्रश के माध्यम से। एक ब्रश लेंगे, आराम से साफ कर देंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर की प्लास्टिक की वस्तुओं को कैसे साफ करेंगे भाई? सिरके से, साबुन के घोल से, खौलते पानी से या रेत से। तो जब भी अगर हमसे पूछेगा कि प्लास्टिक को कैसे साफ करेंगे, तो उसको हम साफ करेंगे खौलते हुए पानी से, यानी गर्म पानी करेंगे और गर्म पानी को आराम से उसी में प्लास्टिक को डाल देंगे, आराम से प्लास्टिक के जो भी मैल वगैरह होंगे वो आराम से निकल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए कहाँ पे भाई? घर के किसी भी कोने में, कूड़ेदान में, या गली में, या पड़ोसी के घर के सामने। अब बताओ, आप लोग भी बताओ कि कूड़ा कहाँ पे डालती हो? तो कूड़ा आप कहाँ पे डालती हो? तो कूड़ेदान में डालती हो, ना कि पड़ोसियों के घर के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मतलब कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो घर का जो भी हमारा कूड़ा करकट निकलता है हम क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। आगे की हम क्वेश्चन देखते हैं कि घर में सफाई को भगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डीडीटी पाउडर, गंधक, फिनिट या एल्ड्रिन। इसको हम करते हैं एल्ड्रिन का उपयोग करते हैं। घर से मक्खियों की सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एल्ड्रिन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय क्या होगा? जला करके, खाद बना करके, छान कर उसको अलग करके, ये सभी। देखो जो भी हमारे मतलब गार्बेज होते हैं, माने कूड़ा करकट जो होता है, ठीक है, जो भी हमारा माने फालतू सामान होता है, अनर्गल सामान होता है, उसको हम किस माध्यम से नष्ट कर सकते हैं? जला करके भी कर सकते हैं, खाद बना करके भी कर सकते हैं, छांट कर उसको उपयोग करके भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ की सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सफाई का आधुनिक उपकरण क्या होता है भाई? वैक्यूम क्लीनर, गीजर, ओवन, ये सभी। देखो सफाई का जो आधुनिक उपकरण होता है वो क्या होता है? वो होता है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, गीजर के माध्यम से हम लोग तो नहाते हैं, ठीक है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? वो नलियों को या जो भी हमारे मतलब कि पाइप में जो भी गंदगी फंस जाती है उसको साफ करने के लिए, मतलब कि हटाने के लिए, साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बर्तन की सफाई के लिए, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, या घर की सफाई के लिए। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कब किया जाता है वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल? हम घर की सफाई के लिए करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि आय व्यय में संतुलन है तो निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट। कई बार बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी छाप करके बताओ। तुरंत वीडियो को पुश करो और जाओ और कमेंट करके बताओ। ठीक है, कई बार बताया हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? 10 का नोट, फैक्ट्री बॉन्ड, टैक्सी, औजार। देखो 10 का नोट भी पूंजी है, फैक्ट्री बॉन्ड भी पूंजी है, टैक्सी भी पूंजी है, लेकिन जितने भी आपके टूल्स वगैरह होते हैं, औजार वगैरह होते हैं, वो पूंजी के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समझते हैं कि बचत का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या सुख प्राप्ति के लिए। तो बचत हम क्यों करते हैं भाई? अपने भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक बार देख लेना। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की बचत को सुरक्षित रखने का मुख्य साधन क्या होता है? बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसी के घर रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो बचत में जो भी हम पैसा बचाते हैं वो कहाँ रखते हैं? माने कहाँ रखते हैं? बॉक्स में थोड़ी रखते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। कहाँ पे रखते हैं? बैंक में जाकर के आराम से जमा कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन कौन सा है? स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, या मेहमानों के लिए। तो जो भी बचत आर्थिक सुरक्षा खाता होता है वो अपने लिए और अपने आश्रितों के लिए क्या होता है? साधन होता है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को क्या बोलेंगे? कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर पारिवारिक आय आपका ज्यादा हो और खर्च आपका कम हो, खर्च मतलब 100 रुपये कमा रहे हो, 50 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो शेष आपका जो धन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पारिवारिक बचत बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसी को सेविंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे निसंचय कहेंगे?
ब्याह के बाद बचे धन को जमीन में के अंदर गाड़ देना, उपलब्ध धन को तिजोरी में बंद करके रखना, कीमती आभूषण बनवाने को, उपयुक्त में से सभी को। इस क्वेश्चन का मैं आंसर बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार बता चुका हूँ चैनल पे। नहीं देखे हो जा करके देखो, गूगल पे सर्च करके कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बैंक में कम से कम कितनी राशि में खाता खोला जा सकता है। तो देखो बैंक में कोई बैंक हो, कम से कम उसमें अगर हम खाता खोल सकते हैं तो देखो जो भी हमारे छोटे मोटे बैंक है उसको हम स्टार्टिंग 100 रुपये से हमें खाता खोलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े बैंक है जिससे हमारा ICICI है वो कम से कम आपसे 10,000 रुपये वो लेंगे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन बीमा मुख्य रूप से सुरक्षा का साधन होता है। किसके लिए? स्वयं के लिए, पड़ोसियों के लिए, आश्रितों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो जीवन बीमा जो मुख्य होता है, मुख्य रूप से किसके लिए सुरक्षा का साधन होता है? तो ये होता है आश्रितों के लिए। सभी को पता है कि जीवन बीमा में क्या कंडीशन होता है। जीवन बीमा की बहुत सारी पॉलिसी होती है, माना जीवन रहते हुए भी उसी का प्लान होता है। अगर आप मर जाओगे उसके बाद ही प्लान होता है। माना इसके कहने का मतलब कि यहाँ पे इसके बहुत सारे प्लान होते हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल्स में। आगे हम समझते हैं कि किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक क्या कहलाता है। अगर शुभ किसी अवसर पे, बर्थडे पे, मैरिज पे या एनिवर्सरी पे या माने कोई भी अगर खुशी होगी, अगर शुभ मौका होगा, अगर उस टाइम अगर कोई भी चेक काट करके देते हो तो उस चेक को क्या बोलेंगे? ट्रेवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक या ऑर्डर चेक। उसको हम बोलेंगे उपहार चेक यानी गिफ्ट चेक के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया उपहार चेक की धनराशि कितनी होती है। उपहार चेक की जो सबसे छोटी धनराशि होती है वो 21 रुपये से स्टार्ट होती है। 21 से 51, 101, 501, 1001 मैंने ऐसे स्टार्ट होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि संचय का जमा खाता किसके लिए लाभदायक होता है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए या गृहिणी वर्ग के लिए। तो संचय का जमा खाता किसके लिए होती है? ये होती है प्यारे बच्चों स्कूली बच्चों के लिए होती है। इस बात को गांठ बांध लो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, कई बार बोल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो। लाइक क्यों नहीं करते भाई? आप लोग लाइक करो। इतना मेहनत के साथ आप सभी के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ तो एक बात तो बनता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1970 में, 66 में, 64 में या 74 में। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये जो योजना आई थी सन 1964 ईस्वी के दौरान आई थी। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार ऑलरेडी करवा रखा है, इसको ध्यान से देखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? समय की, धन की, श्रम की या इन सभी की। तो दैनिक जीवन में सभी की बचत करना आवश्यक है, समय की भी, धन की भी, श्रम की भी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? वेतन नहीं, जब वो काम करेंगे तो ही मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद। और रिटायरमेंट के बाद उनको क्या दिया जाता है? वेतन, पेंशन या बोनस, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि कोई भी कर्मचारी होता है तो रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है उनको? वेतन या सॉरी यहाँ पे पेंशन मिलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि बचत की आवश्यकता किसके लिए होती है? मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए या भविष्य में आकस्मिक कार्यों के लिए या ये सभी के लिए। तो बचत किसके लिए हम करते हैं? सभी के लिए कर सकते हैं। मनोरंजन भी कर सकते हैं, बंगला भी कर सकते हैं और भविष्य में कोई भी अगर काम अचानक पड़ जा रहा है उसके लिए हम अपना काम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शादी विवाह के धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक ब्याज देना या बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। देखो जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है बीमा धारक को आश्रितों को अधिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किसान विकास पत्र किसकी योजना है? जीवन बीमा की, डाक खाने की, बैंक की या इनमें से कोई नहीं। कई बार बता चुका हूँ भाई कि ये जो किसान विकास पत्र योजना है ये डाक खाने की योजना है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक दर्जन अनार का दाम 48 रुपया है तो एक अनार का दाम बताइए। अब कई बार बता चुका हूँ भाई कि एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12, यानी कि 12 अनार का दाम है कितना? 48 रुपया। एक अनार का दाम बताना है, 48 में 12 से डिवाइड कर दोगे, एक अनार का दाम यहाँ से 4 रुपया निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 12 में 4 से गुणा करोगे आपका 48 रुपया निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्यारे साथियों, एक बात और मैं आप सभी को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज के ही दिन शाम को आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया महामैराथन क्लास और मिलने वाली है। आप लोग कम्युनिटी टैब में कमेंट किए थे कि सर मेरे को 5 वीडियो चाहिए, तो लो भाई मैं आपके कहने पे, आपके डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ। एक ही वीडियो अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, आप जितना बोल रहे हो उसी के डिमांड पे बना रहा हूँ। तो एक महामैराथन वीडियो ये आने वाली है कि जितने आप सभी गणित से क्वेश्चन आने वाली है
ठीक है। जो भी आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उन सभी का मैं एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आप सभी गृह गणित में कोई दिक्कत ना रहे, आसानी से कैलकुलेशन आराम से कर सको, ठीक है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन यही दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 है, तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम बताओ। अब क्या करोगे, 70.75 में 15 से गुणा कर लोगे, आपका दाम निकल करके आ जाएगा। एक बार गुणा करके देख लेना भाई, अब मेरे को गुणा करने नहीं आता है, ठीक है। अब मजाक में मत लेना भाई, ठीक है, आराम से कर लेना, ठीक है, ऐसा मत समझना कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब टाइम कम बचाने के लिए मैं आप सभी को अगले क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सजावट का क्या अर्थ होता है। सजावट मतलब क्या होता है, सजाना, किसी भी चीज को क्या करना, सजाना, पर्दे लगाना, चित्र से घर को सजाना, या फूलों से घर को सजाना, या घर को सुव्यवस्थित करना। अब देखो सजावट का मतलब यहाँ बोल रहा है कि भाई सजावट का अर्थ क्या होता है, तो घर को सुव्यवस्थित रखना, या फूलों से घर को सजा देना, या चित्र से घर को सजाना, या पर्दे लगाना। तो सजावट कहने का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज से घर की सजावट कर देते हैं, घर को सजा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सजावट से पूर्व किस बात का ध्यान रखना चाहिए। चित्र एकत्र करना, कालीन खरीदना, या फूलों का चुनाव करना, कमरे की सफाई करना। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारी है कि सजावट से पूर्व हम क्या करेंगे भाई, तो चित्र का एकत्र करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सारे फिगर को एक बार एकत्र कर लेंगे, उसके बाद सजा देंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा कमरे की सफाई करना। क्या करेंगे, अगर कोई मान लो कोई भी घर का सजावट किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले घर, जिस घर की सजावट करना है उस घर को क्या करेंगे, सबसे बढ़िया सफाई कर देंगे, आराम से धो देंगे, पोछा लगा देंगे, उसके बाद ही घर की सजावट करेंगे। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या चीज होती है। सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्लभ कलाकृतियां, या विदेशी फर्नीचर। तो घर की सजावट के लिए सबसे अधिक जो आवश्यक चीज होती है वो होती है सफाई। ऑप्शन नंबर पहला इस सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गृह सजावट का आवश्यक तत्व है। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या होता है, उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, यह सभी। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदानी के पानी में क्या डालना चाहिए। सोडा, नमक, साबुन, या दूध। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फूलों को अधिक ताजा बनाने के लिए अगर फूलदानी का जो पानी है उसमें क्या डालेंगे, सोडा, नमक, साबुन। साबुन तो डालेंगे नहीं, दूध भी नहीं डालेंगे, नमक या सोडा। तो हम क्या डालते हैं भाई, उसमें हम क्या डालते हैं, सोडा डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं, सोडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि बच्चे के कमरे में चित्र लगाना चाहिए, कैसा, फूलों के, बाल उपयोगी के, कलात्मक के, या श्रृंगारिक के। तो जो भी हमारे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके कमरे में बाल उपयोगी वाली चित्र यहाँ पे लगाया जाता है, सजाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू फर्नीचर का मुख्यतः गुण है उसका नक्शासीदार होना, अधिक से अधिक सजावटी होना, उपयोगी होना, या सस्ता होना। देखो जो भी हमारी घरेलू वस्तुएं होती है वो क्या होती है, घरेलू फर्नीचर जो होते हैं अधिक से अधिक उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य रूप से घर के किस भाग की सजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, रसोई घर की, भोजन के कमरे की, ड्राइंग रूम की, या शयन कक्ष की। तो सामान्य रूप से घर की जो सजावट करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ड्राइंग रूम की सबसे ज्यादा सजावट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो उसी लिए बना ही है, ठीक है। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समझ सकते हैं कि घर की सजावट के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, ईंट की, बालू की, सीमेंट की, या फूलदान की। तो घर की सजावट के लिए किस बात का ध्यान रखेंगे, फूलदानी के लिए, ठीक। ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन समझते हैं, पूछा जा रहा है कि घर की सजावट के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, किस वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता है, फूलदान का, चित्र का, हथौड़ा का, ये इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए पारिवारिक आय व्यय से पूर्वानुमान को क्या बोलते हैं, आय का विवरण, व्यय का विवरण, पारिवारिक बजट, या घरेलू हिसाब किताब। तो एक निश्चित समय के लिए पारिवारिक आय व्यय के पूर्व अनुमान को क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी के सामने ज्यादा पेश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बजट की आवश्यकता होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या होता है, भोजन होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि क्या नहीं होता है, तो हमारा दुकान ये फैशन नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या होता है भाई, भोजन होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक मैंने करवा रखा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का आप सभी करना है, यहाँ से देखो ये वाला, ये क्वेश्चन आ जाओ यहाँ से, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन, उन सभी सारे क्वेश्चन को रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये 77 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 4 कलम का मूल्य यहाँ पे दिया गया है 12 रुपया, कितना है, 4 कलम का मूल्य दिया गया है 12 रुपया।
तो 20 कलम का मूल्य बताइए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले पहले साथियों आप ये बताओ कि अगर 4 कलम का मूल्य 12 रुपया दिया गया है तो सबसे पहले आप 1 कलम का मूल्य निकाल लो। 1 कलम का मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/4 यानी कि 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 20 कलम का दाम पूछ रहा है तो 3 × 20 कर दोगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 60 रुपया निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 78 कि इसको जोड़ना है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6.06, ठीक है, उसके साथ 9.84, देखते रहो खाली 78.93। अब इसको जोड़ो, देखो 3 4 7 713 का 3, ठीक है। अब देखो 9 8 17 का 18 का 8, 10 लो। अब देखो 8 9 17 और 17 से कितना होता है 23 और 23 1 24, ठीक है। और ये 7 1 8 यानी 84 तो 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है उसको यहाँ पे देख लेना, एक बार जोड़ लेना, ठीक है। जोड़ने में तो सभी को आता ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका भी यहाँ पे आप सभी को जोड़ निकालना है, सेम सेम वही वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से जोड़ सकते हो, ठीक है। जो बताने वाला क्वेश्चन वो मैं बता दे रहा हूँ कि 1 लीटर 400 मिलीलीटर को क्या करना है 3 लीटर 700 मिलीलीटर में जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ोगे अब समझा दे रहा हूँ कैसे जोड़ना है। अब देखो 1 लीटर और 400 मिलीलीटर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 लीटर 3 लीटर रखो और 700 मिली है ना तो 700 रखो। सभी को पता है 1000 मिली में कितना होता है, 1 लीटर होता है, ये कितना हो जाएगा 1100 मिलीलीटर हो जाएगा। इधर 4 होगा, 1100 में क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया ना आपको 1000 मिलीलीटर में कितना होता है 1 लीटर। 1100 है तो एक इधर फेंक दो, क्या हो जाएगा 5 लीटर, इधर क्या हो जाएगा 5 लीटर 1 मिलीलीटर, क्या हो जाएगा 5 लीटर 1 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 लीटर बराबर होता है किसके बराबर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है तो 1 मीटर कपड़े का दाम बताओ 20 मीटर। देखो 20 मीटर कपड़े का दाम कितना है 300 रुपया, तो 300 में से आप 20 से भाग कर दो, 20 कितना हो जाएगा 0 0 और ये 15 रुपया, कितना क्या हो जाएगा 15 रुपया निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 कलम का मूल्य 12 रुपया है तो 6 कलम का मूल्य बताइए, तो 12 में से गुणा कर लो, 12 का 72 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि राजू ने 5 मीटर कपड़े का दाम 140 रुपया दिया है, तो बताइए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखो 5 मीटर कपड़े का दाम कितना है 140 है, 1 मीटर का बताना है 140 में 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 10 और 5 × 40 यानी 28 रुपया प्रति मीटर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको जोड़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जोड़ लो आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे समझते हैं एक साड़ी का मूल्य 80 रुपया है तो 3 साड़ी का मूल्य बताओ। अगर एक साड़ी का मूल्य कितना है 80 रुपया, ऐसे 3 साड़ी का 3 से गुणा कर दो, 80 या 38 के 24 240 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपया है तो 5 किलोग्राम चीनी का दाम बताओ, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम निकालो 45 रुपया हो जाएगा और 45 में 5 से गुणा करोगे, ऑप्शन नंबर पहला 225 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आधे किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, आधा केजी में 500 ग्राम होता है। बहुत से लोग जानते होंगे, बताने वाली बात ये नहीं है, ठीक है। हमारे लिए जल उपयोगी होता है किसके लिए भाई, प्यास बुझाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, शारीरिक सफाई के लिए, इन सभी कार्यों के लिए। तो जल किसके लिए भाई उपयोगी होती है, तो प्यास भी बुझाता है, भोजन भी पकाता है, शारीरिक सफाई भी करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 चौथा सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जल अपने आप में क्या होता है, तत्व मिश्रण यौगिक ना मिश्रण नहीं यौगिक। तो जल अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड है, एक मिश्रण सॉरी यौगिक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये होता है जल का केमिकल फार्मूला H2O, ठीक है, सोडियम H2O होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 90 नंबर कि समुद्र का जल कैसा होता है। कई बार बताया भाई समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल में अभाव किसका होता है भाई, गंध का, स्वाद का, रंग का, इन सभी का। तो जो शुद्ध हमारा जो जल होता है, प्योर जो वाटर होता है, उसमें सभी चीज का अभाव होता है। बोला भी जाता है शुद्ध रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल कौन सा होता है, वायु रहित, रंग रहित, स्वाद रहित या नाइट्रोजन रहित। जो भी हमारा शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है भाई, वो होता है स्वाद रहित, ठीक है। उसका कोई भी स्वाद नहीं होता, ना उसका रंग होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जल दूषित कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, हाथ की गंदगी से, पात्र की गंदगी से, कुएं की गंदगी से, या सभी स्रोतों से। जल जो हमारा जो होता है सभी प्रकार के स्रोतों से गंदगी हो जाता है। हाथ में अगर गंदगी लगेगी फिर भी हो जाएगा, पात्र भी गंदा रहेगा फिर भी हो जाएगा, और कुआं भी गंदा रहेगा फिर भी वो आपका गंदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि घर पर शुद्ध पेय जल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है।
जल का आसवन करना, उबालना या अवक्षेपण करना, या क्लोरीनीकरण करना। तो जो हम घर पे जो जल हम शुद्ध करते हैं, कैसे करते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं। क्या करते हैं, पानी को आराम से गर्म कर देते हैं, आराम से वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध जल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, वो तैयार किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं। उसमें डालते हैं प्यारे बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, कुएं का पानी हमारा स्वच्छ होता है, साफ होता है, सुंदर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल द्वारा कौन सा रोग होता है, या अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है। ठीक है, अशुद्ध जल के माध्यम से हमारा हो जाता है चेचक रोग। इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है, दूषित जल, विटामिन, शुद्ध जल या दूषित जल के माध्यम से। अरे दूषित हवा, दूषित विटामिन, शुद्ध जल या दूषित जल के माध्यम से। तो जो भी हमारा हैजा जो रोग होता है वो किसके माध्यम से फैलता है, वो फैलता है दूषित जल के माध्यम से। किसके माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से। सबसे पहला जो कि मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सुरक्षित चेक कौन सा है। ठीक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो कई बार हमने बताया हुआ है कि सुरक्षित चेक किसको मानते हैं, क्रॉस चेक को मानते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी, स्ट्रेचर। ठीक है, तो रोगी को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध जल से होने वाला कौन सा रोग होता है, पोलिया, ठीक है, पेचिस, हैजा या सभी। तो अशुद्ध जल से फैलने वाला जो रोग का नाम होता है दोस्तों वो हो जाता है हैजा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है, लेकिन इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपका अंत में बचेगा वो भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा और इसी में से आप सभी के 2024 बोर्ड के पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए ईबी बोर्ड ने अपने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो ebmst.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर उस लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, या सर्फ की, या सभी की। तो वॉशिंग मशीन का यूज करने से हमें सभी प्रकार की बचत हो सकती है। समय कम लगेगा, सही बात है, श्रम भी कम लगेगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सर्फ भी कम लगेगा, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया कि जब हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सभी की बचत हो जाती है। ठीक है, हमें काम भी नहीं करना पड़ता है, मशीन हमारा सब कुछ काम कर देती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी, बर्फ या ताजा पानी, या घुली हुई बर्फ का पानी। ठीक है, तो जो भी आपको आंसर पता है कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठंडे स्पंज करते समय आपको बर्फ का पानी इस्तेमाल करना है। वैसे तो आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन ठंडा पानी कब होगा, जैसे बर्फ का पानी होगा वैसे ही ठंडा पानी होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वाटर फिल्टर में कॉस्ट कितने होते हैं। तो देखिए अभी जो वाटर फिल्टर आ रहा है, ठीक है, और तरह तरह का आ रहा है। तो अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे उसमें बहुत सारा कोष्टक आ रहे हैं। ठीक है, कोष्ट आ रहा है, सेक्शन आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 को मैक्सिमम वाले को आपको टिक करना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मोती झरा का संप्राप्ति काल कितना होता है, बताना है। 7 से लेकर 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन, या कोई नहीं। तो मोती झरा का जो रोग होता है ना दोस्तों, वो 7 से लेकर के 21 दिन का उसका टाइमिंग होता है। ठीक है, समय कार्यकाल होता है। वो 7 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में काम करता रहता है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, पाचन अंग में, फुफ्फुस में, हृदय में, या त्वचा में। तो रुधिर का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, ये होता है ब्रिक में, कर सकते हैं यहाँ पे, फुफ्फुस में हो सकता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भोपाल दुर्घटना किसका एग्जाम्पल है, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, या रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो वायु भोपाल में जो भी एक्सीडेंट हुआ था वो एयर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा बिग एक्सीडेंट माना जाता है। ठीक है, हवा में गैसेस फैल गई थी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है,
चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि 8 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में नाड़ी की स्पीड कितनी होती है आपको बताना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के पेपर में और अब की बार भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मॉडल पेपर में आया है तो बोर्ड के पेपर में भी आने का चांसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। 8 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में जो भी नाड़ी की स्पीड होती है 60 से 70 या 80 से 90 या 62 से 80 या 70 से 80 के बीच में होती है बताना है। तो 8 से लेकर के 14 तक की उम्र में ठीक है जो नाड़ी की स्पीड होता है वो 80 से लेकर के 90 के बीच में माना जाता है, कभी कभी 100 भी चला जाता है लेकिन वो मैक्सिमम होता है ठीक है, इसमें दिया ही नहीं है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि तलने की विधि कौन सी होती है, गहरी, उथली, शुष्क या तीनों ठीक है। तो तलने की विधि कौन सी होती है भैया, गहरी होती है ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना, मैच कर लेना, अगर डाउट लग रहा हो तो कमेंट में बता देना ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि प्याज की पुलिस किस पर बांधनी चाहिए, मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर। तो कई बार इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रखा है कि प्याज की पुलिस हम किस पर बांधते हैं, फोड़े पर बांधते हैं ठीक है। इस क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है ठीक है। बताना है सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, भूमि बंजर हो जाना या सभी प्रकार की इसमें असंतुलन हो सकते हैं। तो प्राकृतिक असंतुलन की वजह से सभी सारी समस्या आती है। सूखा पड़ जाता है यानी कि बाढ़ नहीं आता है, साथ में बाढ़ भी आ सकता है और भूमि बंजर भी हो सकता है, यानी कि तीनों के तीन ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से या इनमें से किसी से नहीं। तो सूती तंत्र हमारा जो तंतु होता है दोस्तों ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। और इसलिए हम बात करेंगे तो जूट से हमें प्राप्त होता है ठीक है, जूट से, जिसको हम पटुआ बोलते हैं भोजपुरी में ठीक है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं कि क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोज या विटामिन की। तो क्षय रोग के रोगी के भोजन में, क्षय मतलब होता है क्या, टीबी से जो भी लोग मरीज हैं ठीक है, उसके रोगी के भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, तो प्रोटीन का मात्रा सबसे अधिक देना चाहिए ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि आदर्श बजट माना जाता है संतुलित का, घाटे का, बचत का या कोई नहीं। तो आदर्श बजट यानी कि आइडियल बजट आप किसको कह सकते हैं भैया, आप बोल सकते हैं बचत के बजट को आप आदर्श बजट मान सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि चेचक रोग किसके माध्यम से फैलता है, जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा ठीक है। तो चेचक रोग किसके माध्यम से फैलता है दोस्तों, ये फैलता है आप सभी का एयर के माध्यम से। किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से, वायु के द्वारा ये चेचक रोग फैलता है, इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, माने कक्ष में माने क्या होना चाहिए, किचन में क्या होना चाहिए, कुर्सी, मेज या छोटी चौकी या पाटा। तो हम पाटा को बोल सकते हैं, पाटा मतलब पटरी टाइप का होता है, इसमें खाना वगैरह हम रख सकते हैं ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, ये सभी बोल सकते हैं। तो शरीर के बाह्य परत पर जो भी आपका कंकाल पाया जाता है उसको हम बाह्य कंकाल बोलेंगे ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। 2024 से फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है। चलो अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि श्वास गति और नाड़ी की गति में संबंध कितना होता है। तो सांस लेने का जो स्पीड होता है दोस्तों 1 मिनट में कोई भी इंसान 16 से लेकर के 17 बार ये सांस लेता है, 16 से लेकर के 17 बार सांस लेता है ठीक है, अप डाउन करता है। वहीं अगर बात करेंगे ठीक है, पर मिनट ये होता है ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे तो जो भी व्यक्ति होता है 1 मिनट में उसकी जो नाड़ी की स्पीड होती है वो 72 बार धड़कती है। कितना बार, 72 बार धड़कती है पर मिनट में ठीक है। तो अब इसी का रेशियो निकालोगे तो 16 चौके 64 ठीक है, और 16 पचे 80 ठीक है, या 17 से निकालोगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1 का रेशियो 4 के अनुपात में होता है। एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, 1:4 हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बिल्कुल।